गुड इवनिंग दोस्तों। मेरी तबीयत खराब हो जाने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं आप लोगों की सेवा में लगातार लगा रहूँगा। थोड़ी सी कोशिश मैं करता हूँ, थोड़ी सी कोशिश आप करिए, सफलता मिल जाएगी। और बिना चोट खाए, बिना हथौड़े से छीने तो पत्थर भी पत्थर ही रहता है। इस पर लोग पैर रख के जाते हैं, लेकिन उसको हथौड़ा जब लगता है, मूर्ति का आकार ग्रहण करता है, तो भगवान बना देते हैं लोग उसको। थोड़ी सी मेहनत करिए आप लोग। जैसा हमने कल बताया कि मोहम्मद गोरी ने भारत में आक्रमण किया, तो सबसे पहले तो मुल्तान पे किया, जहाँ पे करमाथियों का शासन था 1175 में। वो सब शुगर वगैरह खाते थे, शुगर हराम हो इस्लाम में, इसलिए उनको विधर्मी घोषित किया और धार्मिक आधार पर लड़ा। उसके बाद जब गोमत दर्रे से आक्रमण करता, फिर वो कहता है कि दर्रे वर्रे से जाना ठीक नहीं है, सीधे गुजरात से इंटर करते हैं। तो गुजरात से इंटर किया तो वहाँ का शासक था मुद्राज द्वितीय, जिसे भीमद्वितीय भी कहते हैं। उनकी माता थी नायिका देवी, उसने उसको हरा दिया, फिर चले गए। हमने बताया कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान एक मित्र थे, उनकी लड़की से प्रेम हुआ। 1191 की लड़ाई जब तराइन का पहला युद्ध हुआ, उस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया। दोनों की संयुक्त सेनाओं ने भाग लिया था। मोहम्मद गोरी के पास कोई रास्ते नहीं है, मतलब उनकी जो पृथ्वीराज चौहान की कमियां थी, कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए आप लोग जान लीजिए कि आपका कितना ही खास मित्र क्यों ना हो, अपनी कमी मत बताइएगा उसको। अगर आप अपनी कमी उसको बता दिए कि नहीं है तो मेरे खास है, तो कोई उनका भी बड़ा खास है। बात को अगर अपनी कमी को छुपाना है तो अपने तक ही रखिए, नहीं तो वो घातक सिद्ध हो जाएगी। यही चीज हुई पृथ्वीराज चौहान के साथ। सारी कमियां जानता था जयचंद। उसने कहा कि मेरी लड़की भगा के चला गया है, गोरी से मिल गया, या कहा आक्रमण करो, 1192 में मार दिया गया। उसका दामाद पृथ्वीराज चौहान भी मारा गया, उसकी लड़की संयोगिता भी मारी गई। उसके बाद फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। जिसने कहा जब तुम अपने लड़की दामाद के नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए, कौन सा मित्र हो गए भाई। फिर पता लगा कि गोरी की लड़की ने भी प्रेम कर लिया है कुतुबुद्दीन ऐबक से, वो सिपह सलार था, तो मलिक की उपाधि मिली हुई थी। उसको भी मारने के लिए जाता है, लेकिन फिर उसकी लड़की समझाती है कि नहीं, अभी देखा आपने 2 राज्यों का हश्र, आप एक काम करिए कि आप शादी करा दीजिए हमारी। तो शादी मान लो, समझदार था, सोचा हो सकता बड़ा विवाद हो जाए, अभी तो हम लोग दूसरे देश में हैं ऑलरेडी, तो भलाई तो इसी में है। अगर हम अभी लड़ भी जाएं ऐबक से, और ऐबक के पास भी काफ़ी सैनिक हैं, तो हमारे सैनिक आपस में लड़के ही मर जाएंगे, और जो सैनिक बचेंगे बाद में कमज़ोर होंगे, तो जो यहाँ के लोकल राज्य हैं वो हमको मिल के हरा देंगे, फिर भगा देंगे। और जो रहने का विचार हमारा है कि बड़ी अच्छी जगह है। देखिए, गजनवी और गोरी में, गोरी जो था गजनवी से थोड़ा सा चालाक था। गजनवी आया, भारत को लूटा, कहा इतना धन ले गया लूट करके, दोबारा आया फिर ले गया लूट करके, तीसरी बार आया फिर ले गया लूट करके, जितनी बार आया हमेशा धन लूट के ले गया। लेकिन जब गोरी आया, कहा रे इतना बढ़िया स्थान, यहाँ तो खाने को भी मिलता है, पानी भी मिल जाता है आराम से, नदी का उत्पादन भी अच्छा होता है, मौसम भी यहाँ 6 होते हैं, तो ये तो रहने लायक जगह है भाई, ये जाने लायक जगह नहीं है, यहीं रह जाओ। शादी करता है ऐबक से, अपने विजित प्रांतों का पतलार बना देता है उसको, अख्ता दे देता है उसको। अब देखिए फिर होता क्या है कि एक गोरी जो है 1206 में मर जाता है। 1206 में मरता है गोरी, ठीक है। उसके बाद ऐबक महोदय जो उसके द्वारा, मोहम्मद गोरी द्वारा विजित प्रांतों के शासक बने थे भारत में उत्तरी क्षेत्र के, इन्होंने कहा कि अब तो भैया मैं स्वतंत्र हूं। क्यों? क्योंकि लड़का कोई था नहीं मोहम्मद गोरी के पास कि जो इनके ऊपर आक्रमण करता, जो इनके ऊपर नकेल दबाए रखता। कहे अब तो मैं स्वतंत्र हूं। मोहम्मद गोरी की गद्दी किसको मिली? उसका एक लड़का था,
मोहम्मद गोरी का लड़का नहीं, सॉरी भतीजा था एक, उसको गयासुद्दीन महमूद। तो गद्दी तो उसको मिली, आपसी लड़ाई वहां हो गई उसके घर में कि गोरी का दावेदार कौन होगा। इस बीच का फायदा उठाया ऐबक ने और कहा कि अब जो है हम भैया स्वतंत्र शासक हैं। लेकिन ये दिल्ली में आने से डरता था। दिल्ली सेंटर में थी, इधर तमाम राज्य थे, कहा उधर अगर कोई दिक्कत हो गई, जन विद्रोह फैल गया तो हम भागेंगे कहाँ, लाहौर में रुक गया, कहाँ से टप से हम अफगानिस्तान पकड़ लेंगे, भाग जाएंगे। डर थी दिमाग में। लाहौर में 1206 को गद्दी पे बैठा। अब देखिए अभी तक क्या था वो, ऐबक 1206 में गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन जो मोहम्मद गोरी के भतीजे वगैरह थे और जो मोहम्मद गोरी की लड़की थी, आज भी उससे व्यवहार एक गुलाम जैसा ही किया जाता था। तो उसने कहा कि नहीं भाई देखो ठीक नहीं ये चीज है। तो उसने क्या कहा, अपनी पत्नी से कहा देखो तुम्हारा भतीजा है, अरे सॉरी तुम्हारा भाई है चचेरा गयासुद्दीन महमूद, उससे कहो थोड़ा जुगाड़ लगाओ और हमको जो है दास्ता से मुक्ति दे दे। तो 1207-8 में ये जो था, उसका नाम लिख दे रहा हूँ, गयासुद्दीन महमूद। ये गयासुद्दीन महमूद क्या था, गौरी का भतीजा था। ये क्या था, गौरी का भतीजा। तो 1207-8 में इसको पैसा रुपया दे करके और जुगाड़ लगा कर रिश्तेदारी का संबंध बता करके इसने फिर तब सुल्तान की उपाधि धारण की। दास्ता से मुक्ति मिली और सुल्तान की उपाधि धारण किया इसने। कितने साल बाद, 1 साल के बाद, क्योंकि तो उसको लगा कि बढ़िया मौका है, इसी में बुला लो, नहीं तो फिर काम हो गया। ठीक है। अब देखिए जब ये 1207-8 में सुल्तान बन गया तो मोहम्मद गोरी की एक ही सिपह सलार तो थे नहीं, कई सिपह सलार थे। नासिरुद्दीन कुबाचा था पंजाब वगैरह में, बंगाल बिहार में कौन था, तो मैंने कल बताया था, जिसने विक्रमशिला या नालंदा को लूटा, बख्तियार खिलजी। ठीक है। तो उसको लगा कि यार ये भी तो खतरे बन सकते हैं, मैं भी सिपह सलार, वो लोग भी सिपह सलार, बस फायदा मुझे इतना ही है कि मैं क्या हूँ, दामाद भी बन गया, लेकिन ये विद्रोह कर सकते हैं। तो उसको लगा कि बढ़िया मौका है, शादी कर दिया उसने। नासिरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर दिया। तो आसपास के जितने भी राज्य थे, जितने भी मतलब उसके मोहम्मद गौरी के सिपह सलार थे, सबसे उन्हें वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इल्तुतमिश भी था उसमें। अब देखिए ये ऐबक महोदय जो थे, इन्होंने प्रेम किया किससे, गौरी की लड़की से। इनकी भी लड़की हुई तो उसने इल्तुतमिश से प्रेम कर लिया। और हर चीज का सिस्टम होता है। ये जो था ऐबक था, कुरान बहुत अच्छा गाता था, कुरान को सस्वर गाता था वो, इसीलिए उसको कुरान खां भी कहा जाता था। इसी वजह से राजा का सबसे विश्वास पात्र उनके करीबियों में चला गया, लड़की से शादी कर दिया। इल्तुतमिश से भी अपनी लड़की की शादी इसने कर लिया। अब ये स्थापित तो हो गया। अब देखिए दिक्कत क्या हुई इसके साथ। इसने कहा कि स्थापित तो हम यहां हो गए, लेकिन राज्य शासन चलाने के लिए जो एक तंत्र होता है, उस तंत्र में कौन कौन लोग रहेंगे, कैसे लोग रहेंगे, उसके लिए हमको काम क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उसको अपने आप को धार्मिक दिखाना पड़ा कि मैं बहुत सच्चा मुसलमान हूं। इसलिए उसने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई
कुव्वत उल इस्लाम। मस्जिद बनवाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मस्जिद बनवाई वो भी 4 मंजिला। ये इसका प्लान था कि इसको 4 मंजिला हम बनवाएंगे, क्योंकि हम सच्चे मुसलमान हैं। उससे होता क्या, जो सैनिक थे, मुसलमान सैनिक, उनकी आस्था उसमें बढ़ जाती। अब वो लोग उसी के रहते खास। उसके और अन्य जो सिपा सलार थे, उनके जो सैनिक थे सिपा सलारों के, वो लगता कि नहीं भैया हमारा आका है। कौन? ऐबक है। एक ही मंजिला बेचारा बनवा पाया, फिर मर गया। फिर इसके लड़के इल्तुतमिश ने उसको 3 मंजिला और पूरा कराया। वो बाद की चर्चा है, बाद में बताएंगे। फिर उसमें बिजली गिरी, टूट भी गया, तो फिरोज के समय उसको बना। फिर अजमेर में इसने, अजमेर का शासन हमने बताया था हरिराज को दे दिया गया था मोहम्मद गोरी के समय। बाद में हरिराज ने वहां विद्रोह कर दिया और हरिराज अंत में मारे भी गए। अजमेर बहुत बड़ा गढ़ था। किसका? इनके विद्रोहियों का, विरोधियों का। तो अगर सबको साथ मिलाना है अपनी कौम को पूरी, तो कुछ ऐसा काम भी करना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान बार बार कहता है भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो क्या करता है, बीच बीच में घुसपैठ करा देता है, बम छुड़वा देता है, आतंकवादी घटनाएं घटा देता है। सेम कंडीशन यहाँ इसने सोचा ऐबक ने कि भैया अभी तो हमको मुल्लाओं का पूरा साथ मिला नहीं। मुल्ला सारी मतलब, मुल्ला मतलब जैसे जो धार्मिक गुरु थे उनको मुल्ला कहा जाता था। तो वो दिक्कत थी कि कहीं कोई दूसरा विरोधी ना आकर के हमारी कब्जा कर ले। तो उसने अजमेर में एक मंदिर था, सरस्वती मंदिर, जिसमें हरिकेल नाटक लिखा गया था जगह जगह पे। ठीक है, बीसलदेव रासो द्वारा रचित नाटक है। और सोमदेव द्वारा है लिखा हुआ ललित विस्तार, ललित विग्रह राज, उसका उसमें चित्रण था। तो ये गया अजमेर में, उसको तोड़वा दिया। मैं पक्का मुसलमानों भाई मैं तोड़ रहा हूँ। हालांकि ऐसा कुछ उसका व्यक्तिगत विचार नहीं था, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रंग देने के लिए, राजनीतिक फायदा देने के लिए अपने आप को, उनको राजनीतिक फायदा इसका होगा। जैसे आज की डेट में भी हो रहा है, चुनाव में, चुनाव चल ही रहा है। चुनाव में थोड़ा सा एक वीडियो डालने वाला हूँ, वो डालूंगा बाद में उसको। बहरहाल वो बात की चर्चा छोड़िए उसको। उसने सरस्वती मंदिर को तोड़वा दिया और वहां बनाया का 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि वहां वो 2.5 दिन रहा ही। अब बताइए, कोई मस्जिद बनेगी अगर 2.5 दिन में बनेगी, तो उसके लिए ईंट, गारा, मसाला, पत्थर कहाँ से आएंगे? व्यवस्था करनी पड़ती है ना, मंगाना पड़ता है उसको। तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं यार, जो मंदिर तोड़े हो इसी को उठा कर लगाओ, पत्थर सारे दीवार में लगा दो, बना दो मस्जिद। बन गई। तभी कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें संस्कृत नाटक हरिकेल और ललित विग्रह राज की श्लोकों का अंकन है? तो वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर के शासक को इसने मारा भी, आसपास के लोगों को अपना विद्रोह शांत कराया। और उसके बाद ये कहा जाता है कि एक दिन पोलो खेल रहा था। क्या खेल रहा था? 1210 में पोलो खेल रहा था। वाटर पोलो नहीं, पोलो जैसा ही एक खेल है जिसको कहते थे उस समय चौगान। तो किताबों में यही वर्णन है, चौगान खेल रहा था। उसी समय खेलते समय घोड़े से गिर के उसकी मौत हो गई। ये कहानी है। लेकिन वो जो चौगान खेल रहा था, स्टिक ली जाती है उसमें हॉकी टाइप की, और बाल रहता है जमीन पे, आदमी घोड़े से जाता है, उसको मार के इधर
दो साइड गोल बने होते हैं, उसमें गोल किया जाता है, गोल पोस्ट होते हैं। अब बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि एक राजा को इसने मारा था, उस राजा के पास बहुत अच्छा घोड़ा था। उस घोड़े को इसने कहा कि यार इतना बढ़िया घोड़ा, मतलब कहा मेरे पास तो नहीं, इसको मेरी सेवा में लगाओ। तो उसको अपनी सेवा में रख लिया। राजा महोदय को बना लिया बंदी। इसका हमारे ऐतिहासिक लेखों में वर्णन है। राजा बंदी बना लिए गए। चौगान का खेल शुरू हुआ। उसी घोड़े पे बैठे इल्तुतमिश महोदय और सॉरी ऐबक महोदय और खेलने लगे। बाल दूर चली गई, झाड़ी में मिली ही नहीं। तो बाद दूसरी बाल लाई जाए। इन्होंने कहा, ऐबक ने कहा नहीं, राजकुमार तो पड़ा हुआ है ना, उसका सर काटो, लाओ उसी से खेलते हैं। उस सर को काट करके उससे चौगान खेलने की व्यवस्था बनी कि उससे हम लोग पोलो खेलेंगे। लेकिन घोड़े बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। घोड़े और कुत्ते दो ही प्रजातियां ऐसी हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और मतलब घोड़े बहुत वफादार होते हैं। तो घोड़े को लगा करे तो मेरा मालिक जो था मुझे इतना प्यार करता था, इतना मानता था, उसकी हत्या कर दी गई। उसने उठा के पटका इनको और 3 बार ऐबक की छाती पे किए, जिससे ऐबक के प्राण पे गुरु खत्म, मर गए। ऐसे हुई थी मौत ऐबक की। और इसका पूरा रिसर्च, पूरा डिटेल मेरे पास है। अगर कोई इस पर कमेंट करता है, कोई कहता है कि नहीं सर कहाँ, तो मैं पूरी डिटेल दूंगा उसको। ठीक है। ऐबक जब राजा बना था, क्वेश्चन कभी कभी और आता कि उसको लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान दे देता था। तो दान क्यों नहीं देगा भाई? नया नया राज्य का स्थापना हुई है, नया नया शासक बना है, वो भी यहाँ पे दूसरे धर्म का शासन था, पहले वो दूसरे धर्म का है, अपने लोगों को मिलाना भी है। तो दान पुण्य नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा बांटेगा नहीं तो लोगों की सिंपैथी कैसे मिलेगी? तो बहुत अधिक दान किया था उसने, इसीलिए उसको लाख बख्श कहा था। तो लाखों का दान करता था वो। इसके बाद किसी राजा को जरूरत नहीं पड़ी। जब ये मरे हैं तो एक बात खास याद रखिएगा आप लोग, भारत में गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने की। लेकिन ऐबक का शासन कहाँ था? लाहौर में। लेकिन 1210 में जब ये मरे हैं तो इल्तुतमिश इनका दामाद था, उसने स्वयं को शासक घोषित किया, सुल्तान घोषित किया, और वो दिल्ली का पहला गुलाम वंश का शासक था। तो क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं। पहला आता है कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? ऐबक था। फिर पूछता है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का पहला शासक, तो इल्तुतमिश हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि ये केवल लाहौर तक ही सीमित रहे। ऐबक जो है ये लाहौर तक ही सीमित रहे। और जो इल्तुतमिश आया है, इल्तुतमिश इसने दिल्ली को अपना सेंटर बनाया। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं फिर इल्तुतमिश पे कि इल्तुतमिश ने क्या क्या किया, कैसे किया। इल्तुतमिश ने भाई की लड़की, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही थी कि ऐबक की लड़की से प्रेम किया, शादी कर लिया। लेकिन ये चैप्टर फिर कल मैं दूंगा आपको। अभी थोड़ी सी राज्य व्यवस्था की क्लास में चला दूँ, कम से कम 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक बता दूँ, भारत राज्यों का संघ क्या कैसे है, संविधान। तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी डाल रहा हूँ। और ऐसे मैं कम से कम 2-2, 3-3 वीडियो रोज डालूंगा। और आप लोग उसको देखिए और एंजॉय करते हुए पढ़िए, फुल एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं। खा रहे हैं, सुन लीजिए उसको। सुनेंगे आप, आपको अच्छा लगेगा, अरे यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी याद किया जा सकता है। आप लोग ऐसे याद करिए, पढ़िए। और आगामी जो भी परीक्षा होने वाली होगी या आएगी, परीक्षाएं कब कब हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, कल मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो डालूंगा 10-15 मिनट के। धन्यवाद।